नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल RS स्टडी पॉइंट के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं आ चुका हूँ आपके सामने फिर से एक नए और बड़े ही बेहतरीन सेशन को लेकर के। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, इसकी वजह से क्लास में आवाज़ नहीं आ पाई थी, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। इसीलिए मुझे दोबारा से पुनः इवेंट बना करके आना पड़ा है। तो एक बार फटाफट से सभी मेरे साथी, जितने भी मेरे साथी जुड़े हुए हैं, एक बार सेशन को लाइक करके जल्दी से अपने साथियों तक शेयर करें। एक बार अभी आवाज़ आ रही है आप तक, एक बार बता दीजिएगा सारे के सारे साथी एक बार। अभी आवाज़ आ रही है सबके पास? एक बार फिर से सारे के सारे साथी शेयर कर दीजिएगा भाई, अपने मित्रों के साथ सबको शेयर कर दो एक बार, ताकि सब तक पहुंच जाइए। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, इसके कारण से आवाज़ रुक गई थी, तो मुझे क्लास बंद करनी पड़ी वापस से। उसके लिए क्षमा चाहूँगा। एक बार सारे के सारे मिलकर के शेयर करो सेशन को, सभी साथी एक बार शेयर करो भाई। बिल्कुल, चलो फटाक से सारे के सारे साथी एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। ओके, चलो करते हैं शुरुआत। आप सभी के जैसे पता ही है कि हम लोग यहाँ पर, मैं आपको बता रहा था कि हमारे जो भी पशु परिचर की जो क्लास, पशुपालन की क्लास लेना चाहता है, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को और भी मजबूती प्रदान कर सकते हैं। पशुपालन का संपूर्ण कोर्स मात्र 249 रुपये में पशुपालन का संपूर्ण कोर्स दे रहे हैं। अगर आपको दिक्कत आती है कोई, तो आप इस नंबर पर संपर्क करके आप जानकारी ले सकते हैं। केवल पार्ट बी का जो है पूरा कोर्स 299 रुपये में दे रहे हैं। ये लीजिएगा, पहला क्वेश्चन आपका क्या था? क्वेश्चन था बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य? फटाक से आंसर आना चाहिए सभी साथियों का। पिंटू, कैलाश, धनखड़। देखो यहां इसकी अगर बात करेंगे साथियों, तो अलवर भरतपुर का है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, यह है किशनगंज व शाहबाज में सहरिया जनजाति कितना प्रतिशत पाया जाता है? किशनगंज और शाहबाज में सहरिया जनजाति कितना % तक पाया जाता है, बताइए जल्दी से। राधे राधे सभी को, राधे राधे, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलो नितिन, कृष्णा, सभी को बहुत बहुत स्वागत है भाई, सभी प्यारे विद्यार्थियों का। देखो यहां अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, किशनगंज और शाहबाद कहां, ये आपकी 12 जिले में है। कहां पर है? 12 जिले में। और किशनगंज और शाहबाद जो पंचायत समिति है, 12 जिले की पंचायत जो है, इसमें कितनी जनजाति पाई जाती है? इन दोनों तहसीलों में कितनी जनजाति पाई जाती है साथियों? यहाँ पर 98% जो है सहरिया जनजाति कहां पर पाई जाती है? 12 जिले की 2 तहसीलों में। मुख्य रूप से कौन कौन सी में? तो आपकी किशनगंज और शाहबाद दोनों में पाई जाती है। एकदम राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। भारतीय आदिम जाति भारतीय आदिम जाति समूह में अगर किसी को रखा गया है, तो कितनी, कौन सी जनजाति को रखा गया? राजस्थान की को, केवल इसी को रखा गया है। ठीक है जी, बिल्कुल। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका? देखो ये रहा, स्वागिया माता कुलदेवी है, किस क्षेत्र के शासकों की? बताइए स्वागिया माता कौन से क्षेत्र के शासकों की कुलदेवी है? फटाफट से बताएंगे सारे के सारे साथी। स्वागिया माता कौन से क्षेत्र के शासकों की कुलदेवी है? फटाफट से आंसर आना चाहिए सभी साथियों का, देखिए जल्दी से। चलो स्वागिया माता के बारे में अगर साथियों हम लोग यहां बात करेंगे, तो स्वागिया माता जो है ये किन शासकों की कुलदेवी है? स्वागिया माता, स्वागिया माता प्यारे विद्यार्थियों एकदम परफेक्ट, बहुत अच्छे, शाबाश। जैसलमेर, जैसलमेर सभी का आंसर यहां पर आ रहा है। ए आंसर जो भी दे रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका, क्योंकि स्वागिया माता जो है साथियों ये जैसलमेर के शासकों की कुलदेवी है ना। स्वागिया माता किनकी कुलदेवी है? जैसलमेर के जो शासक है इनकी कुलदेवी है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। और अगला प्रश्न हमारा क्या होगा, आप देख सकते हैं, कौन सा कारण हुरडा सम्मेलन बुलाने के लिए उत्तरदायी है? हुरडा सम्मेलन का आयोजन हुआ था, बिल्कुल हुआ था। तो हुरडा सम्मेलन बुलाने के लिए उत्तरदायी कारण कौन सा माना जाता है? सामाजिक सुधार, मुस्लिम आक्रमण, मराठा आक्रमण, पिंडारियों का आक्रमण। किस कारण से, किस रीजन को देखते हुए ये सम्मेलन बुलाया गया? बताओ देखिए जल्दी से, फटाफट से, जल्दी जल्दी चलेंगे फटाक से, जल्दी से। देखो अगर हम लोग बात करेंगे ना हुरडा सम्मेलन के बारे में साथियों, हुरडा सम्मेलन बुलाने के लिए उत्तरदायी है, तो हुरडा सम्मेलन बुलाने के लिए उत्तरदायी है मराठा आक्रमण, है ना। मराठाओं के आक्रमण से, या मराठा जो है बार बार हस्तक्षेप कर रहे थे, इस कारण से इनके बढ़ते हस्तक्षेप या इनके आक्रमण को रोकने के लिए सभी राजपूत एकजुट होकर के इनसे मुकाबला करना चाहते थे, और इसीलिए जो है हुरडा सम्मेलन का आयोजन जो है भीलवाड़ा के हुरडा में किया गया 1734 में। ठीक है, चलो आगे देखो, विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में कर दिया था?
बिजोलिया किसान आंदोलन को जो है इसको प्रकाश में लाने के लिए विजय सिंह पथिक ने कौन से समाचार पत्र का सहयोग लिया था? नवीन राजस्थान का, तरुण राजस्थान का, युगांतर का या प्रताप का? कौन सा वो समाचार पत्र था जिसके सहयोग से इसने इसको आगे बढ़ाया? बिल्कुल बिल्कुल, बढ़ते मराठा प्रसार, बहुत अच्छे, शाबाश। हाँ, जल्दी जल्दी चलेंगे सारे के सारे साथी भाई। साथियों, विजय सिंह पथिक की अगर हम बात करेंगे तो विजय सिंह पथिक ये वही व्यक्ति है जिसका मूल नाम भूप सिंह गुर्जर है, और इन्होंने क्रांति, यूं कह सकते हैं कि एक प्रकार से जैसे ही ये बिजोलिया किसान आंदोलन में आते हैं, एक प्रकार से यूं कह सकते हैं कि आग की तरह बिजोलिया किसान आंदोलन की न्यूज जो है, खबरें जो है फैलने लगती है देश में। और इन्होंने जिस समाचार पत्र का सहारा लिया वो था प्रताप समाचार पत्र के सहयोग से। बिल्कुल एकदम परफेक्ट। चलिए, बहुत अच्छे, जय हो गोगा जी महाराज की, जय हो गोगा जी महाराज की भाई। तो राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न 2 देखिएगा, निम्न में से कौन सा वन क्षेत्र उड़न गिलहरियों के लिए फेमस है? उड़न गिलहरियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है भाई? किसको कहते हैं? बताओ बराबर से, जल्दी 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 फटाक से। उड़न गिलहरियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? क्वेश्चन आपके सामने है, ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर फटाफट से देना है। देखो, राइट आंसर होगा इसका सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य। सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य जो 2-3 चीजें, एक तो सागवान के वृक्ष इसमें पाए जाते हैं, सागवान के वन, सागवान वनों के लिए कौन सा अभ्यारण्य है? सीता माता अभ्यारण्य है। दूसरा आप याद रखना कि सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। उड़न गिलहरी किसमें पाई जाती है? सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य में ही उड़न गिलहरी पाई जाती है। इसके अलावा सीता माता अभ्यारण्य में और क्या पाया जाता है? चौसिंगा हिरण। चौसिंगा हिरण जो है ये भी यहीं पर पाया जाता है, चौसिंगा हिरण ये भी यहीं पर पाया जाता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य। बिल्कुल सही आंसर होगा आपका सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला प्रश्न हमारा है, चंबल नदी पर गांधी सागर बांध कहां स्थित बताइए? गांधी सागर बांध जो है ये कहां है? चंबल नदी पर है, लेकिन चंबल नदी पर है कौन से जिले में? कोटा में है, चित्तौड़गढ़ में है, बूंदी में है, या फिर इनमें से कोई में नहीं, कोई भी नहीं? बताओ, चंबल नदी पर स्थित गांधी सागर बांध कहां है? हाँ, जंगली मुर्गे माउंट आबू में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। ताल छापर में काले हिरण पाए जाते हैं, बहुत अच्छे। चलेंगे जल्दी से फटाफट से आंसर देंगे भाई। चंबल नदी पर गांधी सागर बांध, देखो कोटा में तो कोटा बैराज है और जवार सागर बांध भी है, चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध है, और बूंदी में वैसे कोई बांध प्रॉपर बूंदी में नहीं बना हुआ है, जवार सागर बांध का फैलाव बूंदी में जाता है। और इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो आपका गांधी सागर बांध है ये एमपी में बना हुआ है। कहां पर? ये एमपी में है, राजस्थान में है ही नहीं। गांधी सागर बांध राजस्थान में नहीं है। चंबल नदी पर कितने बांध है? चंबल नदी पर 4 बांध है। कौन कौन से हैं देखो, क्रमशः से कौन कौन से फटाफट बताएंगे सारे के सारे। पहला है गांधी सागर। गांधी सागर कहां है बताइए, कमेंट करके जल्दी से। गांधी सागर मंदसौर एमपी में है। दूसरा है राणा प्रताप सागर, ये कहां है? राणा प्रताप सागर। तीसरा है जवाहर सागर। चौथा है कोटा बैराज। ये आपके कितने बांध है साथियों? टोटल 4 बांध है। इनमें से ये तो है आपका एमपी में, ये तो कहां है? आपका मध्य प्रदेश में है। ये आपका राणा प्रताप सागर बांध रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में है। जवाहर सागर बांध मुख्य रूप से कोटा में, बोरबास कोटा में, संयुक्त रूप से कोटा और बूंदी दोनों में है, और ये आपका कोटा में है। ठीक है ना? तो सही आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आगे देखेंगे, चल फिर शाह की दरगाह राजस्थान में कहां स्थित है? चल फिर शाह की दरगाह राज्य के कौन से जिले में है? चित्तौड़गढ़ में है, अजमेर में है, जयपुर में है, सीकर में है? किस जिले में भाई? चल फिर शाह की दरगाह कहां है? जल्दी जल्दी चलेंगे बराबर से। चलो जल्दी जल्दी बराबर से, बहुत अच्छे, शाबाश। देखो अगर हम बात करेंगे ना इसका, एकदम सही आंसर क्या होगा आपका? चित्तौड़गढ़ जिले में है। चल फिर शाह की दरगाह कहां है बेटा? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा आपका चित्तौड़गढ़ जिला। और अगला प्रश्न क्या होगा आपका? आपके सामने है, आप देखेंगे, चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां है? चरणदासी संप्रदाय जो है इसकी प्रधान पीठ कहां है बताइए जल्दी से। देखें, बीकानेर जिले में है, जयपुर जिले में है, दिल्ली में है, अलवर में है। चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ राजस्थान में कहां है? जल्दी चलो बराबर से।
सभी को नमस्कार, राम राम, बहुत बहुत स्वागत है भाई सभी का। लाइक करके शेयर करो एक बार फटाफट से। सभी के सभी साथी एक बार सेशन को लाइक करेंगे जल्दी से और शेयर भी कर देंगे। और जिन जिन ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा फटाफट से कर देंगे भाई। देखो, बीकानेर, जयपुर, दिल्ली, अलवर, तो राइट आंसर क्या होगा? चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ। चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ है साथियों दिल्ली में, याद रख लेना अच्छे से। चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां है? दिल्ली में है। बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा आपका दिल्ली। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे, शाबाश, दिल्ली। और अगला प्रश्न कौन सा है आपका? अरावली का सर्वाधिक विस्तार राजस्थान के कौन से जिले में पाया जाता है? अरावली पर्वतमाला जो है साथियों, ये अरावली पर्वतमाला, इसका सबसे ज्यादा विस्तार किस जिले में पाया जाता है? अरावली का पिता किसे कहते हैं? अरब सागर को। और अरावली की अगर बात करेंगे, अरावली का विस्तार कौन सी दिशा से कौन सी दिशा की ओर है? ये रीट पात्रता परीक्षा 2022 में आया हुआ है। तो इसका विस्तार पाया जाता है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। राजस्थान में इसका विस्तार किधर से किधर पाया जाता है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। गुरुदेव राम राम, राम राम भाई, राम राम, नमस्कार, स्वागत है। तो बेटा सही आंसर क्या होगा इसका? एकदम सही आंसर हो जाएगा, सबसे ज्यादा विस्तार इसका उदयपुर में है। सघन विस्तार भी इसका कहां पाया जाता है? सघनता भी इसकी पाई जाती है उदयपुर में। ऊंचाई इसकी कहां है? सिरोही में। ऊंचाई कहां है? सिरोही में। नीचाई कहां है? नीचाई प्लस विरलता दोनों ही कहां पर है? विरलता दोनों ही आपकी अजमेर में। नीचाई और विरलता दोनों कहां है? अजमेर में। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने वाला? अरावली की कुल लंबाई 692, बिल्कुल अरावली की कुल लंबाई 692 है। राजस्थान में 550 किलोमीटर, कुल अरावली की 80% अकेले राजस्थान में है। रिको, राजफेड, राजसिको, आरएफसी राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने वाली संस्था है। कौन सी है भाई? औद्योगिक विकास को गति देने वाली कौन सी है? रिको है, राजफेड है, राजसिको है, आरएफसी है। राजस्थान वित्त निगम, आरएफसी बोले तो हाँ। ओके ओके, जल्दी जल्दी चलो देखिए फटाफट से भाई। अगर हम बात करेंगे ना यहां पर, इसका सही आंसर क्या होगा आपका? औद्योगिक विकास को गति देने वाली संस्था कौन सी है? तो राजस्थान में औद्योगिक विकास को गति देने वाली संस्था है रिको। कौन सी है? रिको जो है ये राजस्थान में औद्योगिक विकास को गति देने वाली संस्था है। एकदम सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए। इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि या किसी प्रकार की कोई भी वो नहीं होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, किस चौहान रानी ने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे? वह कौन सी चौहान रानी थी जिसने अपने नाम के सिक्के चलाए थे? कर्पूरी देवी ने चलवाए थे, सायरी देवी ने चलाए थे, कोमल देवी ने शोमल देवी ने चलवाए थे, सायली देवी ने चलवाए थे? बताओ कौन सी रानी थी जिसने अपने नाम के सिक्के चलाए? जल्दी चलो देखिए बराबर से। देखो मैंने आपको बताया था कि अजयराज ने अपने नाम से दुर्ग बनवाया था, अजमेरू दुर्ग, अपने नाम का शहर बसाया था अजमेरू शहर है ना, जिसको अभी हम अजमेर कहते हैं। और बाद में सिक्के उन्होंने चलाए, तो सिक्कों के पीछे अपनी रानी का नाम लिखवाया था। अब रानी कौन सी थी वो ये बताना है आपको। हाँ, सोमल देवी, एकदम सही आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा सी, चांदी के सिक्के, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहां पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। ऑप्शन सी सही होगा। आगे देखेंगे, डोडिया क्या है? बताओ देखिए, डोडिया क्या है? अजयराज की रानी, बहुत अच्छे, शाबाश। अगला प्रश्न आंसर दो, डोडिया क्या है? स्त्रियों का कर्णाभूषण, विशेष ओढ़नी का वस्त्र है, चादर है, जैसलमेर का प्राचीन सिक्का है। डोडिया क्या है साथियों? डोडिया क्या है? जैसलमेर का सिक्का, बहुत अच्छे, शाबाश। लेकिन आंसर सबका आना चाहिए भाई, है ना, प्रत्येक बच्चे का आंसर आना चाहिए। जैसलमेर का सिक्का, जिसका भी आंसर आया है बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पर डी आंसर, बहुत अच्छे, एकदम राइट आंसर। रिंकू का भी डी आंसर यहाँ पर आ रहा है। जैसलमेर जिले के सिक्के थे। डोडिया क्या थे? तो डोडिया जो है साथियों ये जैसलमेर जिले के सिक्के थे। एकदम राइट आंसर हो जाएगा। जैसलमेर जिले का प्राचीन सिक्का जो किस नाम से जाना जाता था? डोडिया के नाम से जाना जाता था। एकदम परफेक्ट आंसर हो जाएगा डोडिया, जैसलमेर जिले का प्राचीन सिक्का। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा? भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष या पौधे का अधिक उपयोग किया जाता है? जो भील जनजाति है इसमें पेय पदार्थ बनाने के लिए कौन से वृक्ष का या कौन से पौधे का ज्यादा प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है आम के पेड़ का, अंगूर का, महुआ का या खेजड़ी का। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे मैं क्या पूछना चाह रहा हूं और क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो बताओ देखिए बराबर से क्या सही होगा इसका, जल्दी से। सर लाइक कम है, लाइक कम है तो कर देंगे, अभी टेंशन मत लो। करो एक बार लाइक करो फटाफट से, सारे के सारे लाइक बढ़ाओ एक बार जल्दी से, सारे के सारे। देखो भील जनजाति में अगर हम बात करेंगे बेटा, ये होगा महुआ। महुआ जो है, महुआ का जो वृक्ष होता है
इसको कहते हैं आदिवासियों का कल्प वृक्ष। क्या कहते हैं? आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहते हैं इसको, आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहते हैं, है ना, कल्प वृक्ष। और इसी महुआ के वृक्ष की छाल जो होती है ना, छाल से क्या बनाई जाती है? दवा बनाई जाती है। इसी महुआ के फूल जो होते हैं ना, फूल से क्या बनाई जाती है? फूल से बनाई जाती है शराब। फूल से क्या बनाते हैं? शराब। यानी कि महुआ के फूलों से आदिवासी जनजाति के लोग क्या बनाते हैं? शराब बनाते हैं। और महुआ के फूलों से बनाई गई शराब को क्या कहते हैं बताइए? तो महुआ के फूलों से जो शराब बनाई जाती है इसे कहते हैं मावड़ी। महुआ के फूलों से बनाई गई शराब क्या कहलाती है? मावड़ी कहलाती है साथियों। तो एकदम राइट आंसर यहां पर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलो देखिएगा, अंग्रेजों को मुल्करा मीठा ठग किसने कहा था? अंग्रेजों को मुल्करा मीठा ठग कहने वाला कौन था? शंकरदान सांचोरी, बांकीदास, केसरी सिंह बारेट, नाथू सिंह महियारिया। बताओ किसने कहा था? देखिए जल्दी से। अंग्रेजों को मुल्करा मीठा ठग किसने कहा? शंकर सांचोरिया। बहुत अच्छे, शाबाश सांचोर ने, शंकरदान सांचोर। यहां पर कुछ एक बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, बांकीदास नहीं होगा, गलत है, बांकीदास वाला गलत है। राइट आंसर तो क्या होगा इसका? ए होगा, है ना। हाँ बिल्कुल, ए जिसका भी आ रहा सही है, ए वाला सही है, बिल्कुल सही है। शंकरदान सांचोरी या सांचोर ने जो है अंग्रेजों को मुल्करा मीठा ठग कहा था। अंग्रेजों को मुल्करा मीठा ठग कहने वाला कौन था? तो वह था साथियों शंकरदान सांचोर। कौन था? शंकरदान सांचोर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या होगा? योगाभ्यास और जड़ी बूटी का ज्ञान किस लोक देवता को था? गोगा जी को था, तल्लीनाथ जी को था, पाबू जी को था, कल्ला जी को था। भाई वह कौन से लोक देवता हैं जिनको योगाभ्यास का था, जड़ी बूटी का ज्ञान था? कौन थे वो लोक देवता? ऑप्शन आपके सामने, गोगा जी, तल्लीनाथ जी, पाबू जी, कल्ला जी। कौन थे? देखिए बताओ जल्दी जी सारे के सारे। ओके, तल्लीनाथ नहीं, तो भाई तल्लीनाथ नहीं होगा। देखो, जड़ी बूटी का और योगाभ्यास का ज्ञान आपके कल्लाजी राठौर को भी था। कल्लाजी राठौर जिसको कमदस, कल्याण, बाल ब्रह्मचारी, योगी आदि नामों से जानते हैं। 4 हाथों वाला देवता भी इनको कहते हैं, है ना। 4 हाथों वाला देवता भी इसको कहा जाता है, हाथों वाला देवता। ये भी किनको कहते हैं? कल्लाजी राठौड़ को ही कहा जाता है। तो यहां कल्लाजी राठौड़ आपका सही होगा। 4 हाथों वाला देवता कहा किसने था? कहने वाला कौन था? अकबर। अकबर ने इनको 4 हाथों वाला देवता कहा था। और ये आप अच्छे से जानते हैं, मेवाड़ के तीसरे साखे में शहीद हुए थे। तीसरे साखे में शहीद, है ना, साखे में शहीद हुए। तल्लीनाथ जी तो प्रकृति प्रेमी लोक देवता थे। तल्लीनाथ जी क्या थे? प्रकृति प्रेमी लोक देवता थे भाई, बिल्कुल। राधे राधे, राधे राधे भाई, राधे राधे। चलो अगला प्रश्न क्या होगा हमारा, देख लीजिएगा आपके सामने। प्रकृति प्रेमी तथा पेड़ पौधों की रक्षा करने वाले लोक देवता कौन थे? ये लोग क्वेश्चन भी आ गया। प्रकृति प्रेमी तथा पेड़ पौधों की रक्षा करने वाले लोक देवता गोगा जी थे, तल्लीनाथ जी थे, पाबू जी थे, या कल्लाजी राठौड़ थे? कौन थे बताइए। देखिए जल्दी जल्दी फटाफट जांच कराना चाहिए सभी साथियों का। देखो अगर हम यहां बात करेंगे ना, प्रकृति प्रेमी तथा पेड़ पौधों की रक्षा करने वाले लोक देवता कौन थे, तो साथियों प्रकृति प्रेमी तथा पेड़ पौधों की रक्षा करने वाले लोक देवता थे तल्लीनाथ जी। और तल्लीनाथ जी का संबंध कहां से है? जालोर से है। जालोर में कहां से? पांचोटा गांव, जालोर, है ना। और ये जो तल्लीनाथ जी साथियों, इनका मूल नाम क्या था? गांगदेव राठौर, है ना जी, बिल्कुल, शाबाश। तो यहां राइट आंसर हो जाएगा आपका तल्लीनाथ जी। अगला है, शगुन शास्त्र के अनुसार ज्ञाता किस लोक देवता को माना जाता है? हड़बू जी को, दांदल जी को, तल्लीनाथ जी को, वीरवर कल्लाजी राठौर को। शगुन शास्त्र के ज्ञाता ये किसको मानते हैं? हड़बू जी को मानते हैं क्या? बताओ देखिए बराबर से। शगुन शास्त्र के ज्ञाता कौन है? शगुन शास्त्र के ज्ञाता कौन है इनमें से? हड़बू जी हैं, दांदल जी हैं, तल्लीनाथ जी हैं, वीरवर कल्लाजी राठौड़ है। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है, केवल एक का आया है, ए। और
देखो हड़बूजी जो है, हड़बूजी इनको जानते हैं। हड़बूजी आप सभी को अच्छे से पता है, इनका संबंध है बेंगटी जोधपुर से। कहाँ से? बेंगटी से है। और बेंगटी कहाँ पड़ता है? फलोदी जोधपुर में पड़ता है, फलोदी में पड़ता है। और ये मेरे साथियों आपके हड़बूजी हैं। इनके मंदिर में क्या होता है? इनके मंदिर में, इनका जो मंदिर है, मंदिर में क्या होता है? गाड़ी की पूजा होती है। बैलगाड़ी जो है इनकी, उसकी पूजा होती है, गाड़ी की पूजा। इनके मंदिर में गाड़ी की पूजा होती है। हड़बूजी का वाहन कई बार पूछा जा चुका है। तो हड़बूजी का वाहन क्या होता है? हड़बूजी का वाहन होता है सियार। वाहन क्या है इनका? इनका वाहन है सियार। और ये हड़बूजी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। किसके? रामदेव जी के मौसेरे भाई। रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, मौसेरे भाई थे। और एक बार प्रश्न आया था हड़बूजी किसके समकालीन थे? तो ये राव जोधा के समकालीन थे, राव जोधा के समकालीन। हड़बूजी जो है ये किसके समकालीन थे? ये राव जोधा के समकालीन थे। चलिए अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कोलायत में कब लगता था? राजस्थान में कपिल मुनि का मेला लगता था। किसका? कपिल मुनि का। और ये कपिल मुनि का जो मेला लगता था ये कोलायत में कब लगता था भाई? अभी भी लगता है। भाद्र पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, फाल्गुन पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को। बताओ कब लगता है? जल्दी से, जल्दी जल्दी बताएंगे फटाफट से। कपिल मुनि का मेला कोलायत में लगता है कब? जल्दी चलो फटाफट से, सारे के सारे साथी आंसर दो इसका। आ तो रही है ना? देखो यहां इसका सही आंसर होगा कार्तिक माह की पूर्णिमा। कार्तिक माह की पूर्णिमा को जो है ये मेला आयोजित होता है। कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। एकदम सही आंसर होगा आपका। और इस मेले में कौन नहीं आते? कपिल मुनि का जो मेला लगता है इस मेले में द्वीपदान किया जाता है। एक तो ना क्या क्या जाता है? द्वीपदान होता है। दूसरा इसमें चारण जाति के लोग नहीं आते। कौन नहीं आते? चारण जाति के लोग नहीं आते। क्यों नहीं आते? आप सब जानते हैं अच्छे से, क्योंकि यहां पर करणी माता का जो पुत्र था लखन या लाखन, वो क्या हो गया था? डूब करके इस झील में उसकी मृत्यु हो गई थी, है ना? हाँ, एकदम सही आंसर होगा बी। अगला है राजस्थान के किस मेले को लक्की मेले के रूप में जाना जाता है? लक्की मेले का मतलब है वह मेला जिसमें लगभग 1 लाख या इससे ज्यादा लोग आते हो, वो लक्की मेला कहलाता है। तो लक्की मेला कौन सा बताइए फटाफट से, जल्दी 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 फटाफट से। अरे यार इतना ढीला थोड़ी चलते आंसर देने में। राजस्थान का कौन सा मेला लक्की मेले के रूप में जाना जाता है या फेमस है? तो लक्की मेला कहलाता है सातों इनमें से केला देवी का मेला। ये कहां लगता है? करौली में लगता है। करौली में कालीशील नदी के किनारे, काली सिंध नहीं, कालीशील नदी, कालीशील नदी के किनारे केला देवी का मंदिर त्रिकुट पर्वत पर बना हुआ है। इसी त्रिकुट पर्वत पर केला देवी का मेला लगता है। और केला देवी की आराधना में एक नृत्य होता है लांगुरिया। कौन सा? लांगुरिया नृत्य। लांगुरिया नृत्य किसकी आराधना में किया जाता है? केला देवी की आराधना में किया जाने वाला नृत्य है। अगला प्रश्न आपका है सीता माता का मेला कहां लगता है? सीता माता मेला पूछ रहा हूं मैं, सीता बाड़ी का नहीं पूछ रहा हूं, ध्यान रख लेना। और ये लगता कब है? ये तो मैं बता देता हूं आपको, ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन ये लगता है सीता माता का मेला। लेकिन लगता कहां है? प्रतापगढ़ में, कोटा में, उदयपुर में या चित्तौड़गढ़ में? कहां लगता है भाई ये मेला? हाँ शाबाश, बहुत अच्छे, एकदम परफेक्ट, एकदम राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रतापगढ़ में लगता है, ये प्रतापगढ़ में लगता है। प्रतापगढ़ में एक अभ्यारण्य सीता माता अभ्यारण्य, सीता माता जो अभ्यारण्य है, इसी सीता माता अभ्यारण्य में ये मेला आयोजित होता है ना? सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य में ही ये मेला लगता है। अगला प्रश्न आपका आपके सामने है, देख सकते हैं, ये रहा। चलो जल्दी जल्दी चलेंगे फटाफट से, देखिए किसका आंसर आता है। किस जिले में दातारामगढ़ में श्री खाटू श्याम जी का मेला आयोजित होता है? वह कौन सा जिला है जिसके दातारामगढ़ में खाटू श्याम जी का मेला लगता है? झुंझुनू में लगता है, टोंक में लगता है, जयपुर में लगता है, सीकर में लगता है? बताओ देखिए। हाँ बिल्कुल सीकर आंसर आ रहा है। देखते हैं। देखो अगर हम बात करेंगे ना भाई, दाताराम जी का जो दातारामगढ़ में जो मेला लगता है खाटू श्याम जी का, ये सीकर जिले में पड़ता है। किस जिले में पड़ता है? सीकर जिले में पड़ता है। एकदम सही आंसर होगा, सीकर जिले में इस मेले का आयोजन होता है। एकदम राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे चलेंगे, अगला प्रश्न आपका, किस माह की अमावस्या हरियाली अमावस्या कहलाती है? वह कौन सा महीना है जिसकी अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहते हैं?
और हरियाली अमावस्या के दिन क्या लगता है? कल्प वृक्ष मेला लगता है, कल्प वृक्ष मेला, है ना। कल्प वृक्ष मेला आयोजित होता है इस दिन। हरियाली अमावस्या को कहां पर लगता है? कल्प वृक्ष मेला। ये लगता है मांगली आवास अजमेर में, मांगली आवास अजमेर। वृक्ष मेला कहां लगता है? खेजड़ली गांव जोधपुर में। वृक्ष मेला कहां लगता है? खेजड़ली गांव जोधपुर में। कल्प वृक्ष मेला कहां लगता है? मांगली आवास अजमेर में। यहां सही आंसर होगा, श्रावण के महीने में लगता है। कौन से महीने में? श्रावण के महीने में लगता है भाई, है ना। श्रावण अमावस्या, जो हरियाली अमावस्या आती है ना, श्रावण अमावस्या में आती है। अच्छा, पुष्कर मेले का प्रमुख आकर्षण है, ऊंटों की दौड़ है, पशु मेला है, हस्तशिल्प है, या फिर सारे के सारे? क्या पुष्कर मेले की प्रमुख क्या विशेषता है, या क्या यहां का आकर्षण है? ऊंटों की दौड़, पशु मेला, हस्तशिल्प, सभी बताओ। देखिए क्या है। देखो पुष्कर मेला जो है ना, इसकी 3-4 विशेषताएं हैं। एक तो राजस्थान का सबसे रंगीन मेला, ये राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है, सबसे रंगीन मेला है। दूसरा आप याद रखेंगे कि सर्वाधिक विदेशी यात्री इसी मेले में आते हैं, है ना। सबसे ज्यादा विदेशी यात्री, सर्वाधिक विदेशी यात्री कौन से मेले में आते हैं? सर्वाधिक विदेशी यात्री इसी मेले में आते हैं। तीसरा आप याद रखेंगे, ऊंट बिक्री के लिए फेमस है। किसके लिए? ऊंट बिक्री के लिए प्रसिद्ध है, ऊंट बिक्री हेतु प्रसिद्ध। और इसकी ये सभी विशेषताएं होगी। ऊंट की दौड़ भी होती है, पशु मेला भी इसकी विशेषता है, हस्तशिल्प भी यहाँ की विशेषता है। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छे, शाबाश। आगे चले, चलो सर। देखो अगला प्रश्न आपका ये रहा। गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, कब मनाते हैं भाई गणेश चतुर्थी? गणेश चतुर्थी को क्या लगता है? गणेश जी का मेला लगता है ना। गणेश जी का मेला कहां लगता है? ये रणथंभौर में, रणथंभौर सवाई माधोपुर में, जहां त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। यहां पर मेरे साथियों ये मेला आयोजित होता है। अब ये लगता कब है? ये लगता है भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को, भाद्र शुक्ल चतुर्थी। भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है और गणेश जी के मेले का आयोजन होता है। और सबसे बड़ा मेला जो लगता है गणेश जी का, वो लगता है रणथंभौर सवाई माधोपुर में, त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर में। ठीक है, बिल्कुल। अगला प्रश्न हमारा क्या होगा? सीताबाड़ी का मेला कहां लगता है? 12 में। सीताबाड़ी का मेला जो 12 में लगता है, ये कौन सी जनजाति से संबंधित है? ग्रासिया, सहरिया, भील, गमेती जनजाति? बताओ देखिए, जल्दी जल्दी फटाफट से बताना है। शाबाश, बहुत अच्छे। देखो अगर हम बात करेंगे ना सीताबाड़ी का मेला, तो बेटा सीताबाड़ी का जो मेला है ना, ये कहलाता सहरिया जनजाति का खुंभ, सहरिया जनजाति का खुंभ। सहरिया जनजाति का खुंभ मेला किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं आपके सहरिया जनजाति से संबंधित है। एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 12 जिले में लगता है, केलवाड़ा 12 में लगता है। आगे देखेंगे, कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के बीच विस्तृत पठार किस नाम से जाना जाता है? कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में एक पठार है, जिसको किस नाम से जानते हैं बताइए? फटाफट बताओ जल्दी से। देखो, कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के मध्य विस्तृत पठार को कहते हैं आपके बोरांट का पठार। बोरांट के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? 1225 मीटर ऊंचा है। लसाड़िया का पठार जो है आपका कटाफटा पठार है, कटाफटा पठार है, जो उदयपुर जिले में पड़ता था, अभी सलोमर जिले में आता है। उड़िया का पठार राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। बताओ इसकी ऊंचाई कितनी है? उड़िया के पठार की देखिए, सबसे ऊंचा पठार है ये, इसकी ऊंचाई कितनी है? उड़िया के पठार की ऊंचाई कितनी है? उड़िया के पठार की ऊंचाई है 1360 मीटर, है ना। और ये उड़िया का पठार आपका है माउंट आबू सिरोही में। कहां पर है? माउंट आबू सिरोही में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। 56 बेसिन जिस जिले में स्थित है वह है, देखो 56 बेसिन और एक है 56 की पहाड़ियां, दोनों अलग अलग है। पहाड़ियां, 56 की पहाड़ियां किस जिले में है? बाड़मेर में। नए जिलों के आधार पर बालोतरा जिले में।
लेकिन ये पूछ ले कौन सी नदी बेसिन में है, लूनी नदी बेसिन में। लेकिन यहां उसने पूछा क्या है, 56 का मैदान है ना, 56 बेसिन पूछा है, 56 का मैदान, तो ये बांसवाड़ा जिले में भाई, माही बेसिन का पार्ट है ये, माही बेसिन का पार्ट है, माही बेसिन जो है आपका उसका पार्ट है ये। अब पहाड़ियां और मैदान दोनों अलग अलग चीजें हैं, आप याद रखेंगे। सर जी पंडित जी का काम राम है, पंडित जी का राम राम, राम राम भाई, राम राम, स्वागत है सभी का, बहुत बहुत स्वागत है। चलो आगे देखो, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, गिरवा, भोराट, भाकर, साकलिया। मतलब अरावली की जो कट्टी पट्टी पहाड़ियां हैं उनको सिरोही में क्या कहते हैं, गिरवा कहते हैं। गिरवा तो उदयपुर में कहते हैं ना, ये तो उदयपुर में कहा जाता है। उदयपुर जिले में जो तीव्र ढाल वाली जो पहाड़ियां हैं, उदयपुर जिले में जो तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां हैं, तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां उनको क्या कहते हैं, या तस्तरी नुमा पहाड़ियां, तस्तरी नुमा पहाड़ी जो उदयपुर में पाई जाती है उनको कहते हैं। जबकि जो सिरोही जिले की जो कट्टी पट्टी पहाड़ियां हैं, सिरोही जिले की जो कट्टी पट्टी पहाड़ियां हैं, कट्टी पट्टी पहाड़ियां, उनको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, सिरोही जिले की कट्टी पट्टी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में कहा जाता है साथियों भाकर। क्या कहते हैं, भाकर कहते हैं। तो यहां सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अमरदास बैरागी साधु के वेश में अपना अंतिम समय किस क्रांतिकारी ने व्यतीत किया, केसरी सिंह, गोपाल सिंह खरवा, साधु सीताराम दास, जोरावर सिंह बारठ। अमरदास बैरागी साधु के वेश में अपना अंतिम समय किस क्रांतिकारी ने व्यतीत किया था, केसरी सिंह, गोपाल सिंह खरवा, साधु सीताराम दास, जोरावर सिंह बारठ। बताओ देखिए जल्दी से फटाफट से। हाँ, और मेरे भाई एक बार सभी साथी जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट आंसर देंगे इसका। क्या सही आंसर होगा, अमरदास बैरागी के रूप में जोरावर सिंह बारठ ने दिया था, एकदम सही होगा जोरावर सिंह बारठ। अगला प्रश्न आपका होगा, घग्गर का मैदान कहां स्थित है। घग्गर मैदान का विस्तार कहां पाया जाता है, गंगानगर हनुमानगढ़ जिलों में, झुंझुनू व सीकर जिलों में, जालौर व सिरोही जिलों में, जैसलमेर व बाड़मेर जिलों में। बताओ कहां पाया जाता है, घग्गर के मैदान का विस्तार कहां पर पाया जाता है, गंगानगर हनुमानगढ़ में, झुंझुनू सीकर में, जालौर सिरोही में, जैसलमेर बाड़मेर में, कहां पाया जाता है, जल्दी बताओ फटाफट से। शाबाश, बहुत अच्छे, शाबाश, गंगानगर हनुमानगढ़, क्या बात है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। इसका सही आंसर होगा गंगानगर हनुमानगढ़। और जो घग्गर नदी है साथियों, इसका प्रवास क्षेत्र क्या कहलाता है, बताओ देखिए। घग्गर नदी का प्रवास क्षेत्र कहलाता क्या है, घग्गर नदी के प्रवास क्षेत्र को कहते हैं नाली या पाट, नाली या पाट कहते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा चावल की कृषि होती है, इस कारण इसको राइस बेल्ट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, राइस बेल्ट के नाम से भी इसको जानते हैं, बग्गी भी कहते हैं। हाँ, पाकिस्तान में इसको क्या कहते हैं, पाकिस्तान में इसको कहा जाता है हकरा। पाकिस्तान में इसका प्रवास क्षेत्र क्या कहलाता है, घग्गर का प्रवास क्षेत्र कहलाता है हकरा। बेटा घग्गर नदी का प्रवास क्षेत्र 2 जिलों में है, और जैसे ही नए जिलों के आधार पर बात करेंगे इसमें एक और जुड़ जाएगा, अनूपगढ़। नए जिलों के आधार पर कौन सा जिला ऐड हो जाएगा इसमें, अनूपगढ़। ठीक है, चलो अगला प्रश्न क्या है हमारा, अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है। जो अरावली पर्वतमाला है इसकी सबसे ज्यादा जो ऊंचाई है वो कौन से जिले में है, सिरोही में है, अजमेर में है, अलवर में है, डूंगरपुर में है। कौन से जिले में सबसे ज्यादा ऊंचाई है अरावली की, बताइए। अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले में है, क्या बात है, शाबाश बेटा। अरावली पर्वतमाला की जो सर्वाधिक ऊंचाई है वो कौन से जिले में पाई जाती है, तो ऊंचाई तो यहां पर आपके सिरोही जिले में पाई जाती है, और नीचाई कहां पर पाई जाती है, नीचाई आपकी जो पाई जाती है साथियों ये अजमेर जिले में पाई जाती है। निम्न बिंदु जो है अरावली का निम्न बिंदु कौन सा है, पुष्कर घाटी है। अरावली का निम्न बिंदु कौन सा है, पुष्कर घाटी अजमेर है, पुष्कर घाटी अजमेर, ठीक है ना। और उच्चतम बिंदु कहां है आपका, सिरोही में है, गुरु शिखर। गुरु शिखर सब जानते हैं आप लोग, जो अरावली का सबसे ऊंची चोटी भी है। आगे देखेंगे, राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं किया जाता। इनमें से कोई एक जिला ऐसा है जो हाड़ौती के पठार का भाग नहीं है। अब वो है कौन सा, आपके सामने है, दौसा नहीं है, कोटा नहीं है, बारा नहीं है, झालावाड़ नहीं है। बताओ देखिए कौन सा नहीं है, जल्दी जल्दी चलेंगे सारे के सारे साथी। राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं किया जाता, तो हाड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं होने वाला है वो मेरे साथियों आपका है दौसा, क्योंकि हाड़ौती के पठार में 4 जिले, कोटा, बारा, झालावाड़, एक है बूंदी, ये चारों जिले हैं। दौसा आपके हाड़ौती के पठार का भाग नहीं है, बिल्कुल नहीं है।
दौसा हाड़ौती के पठार का भाग है क्या? बिल्कुल नहीं है साथियों, बहुत अच्छे, शाबाश। अगला प्रश्न क्या है हमारा? मालपुरा करौली का मैदान भाग है, किसका भाग है? मालपुरा करौली का मैदान किसका भाग है? एक बार सभी मित्रों से अनुरोध है, सेशन को लाइक करो पहले तो, और एक बार इसको शेयर करके फटाफट से जल्दी से 80 प्लस करो, कल की तरह धक्का मारो, देखिए जल्दी से, हाँ धक्का मारो जल्दी से, फटाफट से इसको 80 प्लस करो धड़ाक से। हाँ सभी के सभी साथी मिलकर के शेयर करो एक बार। चलो बताओ भाई, इसका फटाफट से आंसर दीजिएगा जल्दी से, और सब्सक्राइब भी कर देना जितने भी नए साथी जुड़े हैं, बिना कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वैसे मुझे भरोसा है आप पर। चलो देखो, यहां याद रखना साथियों, इसका मालपुरा करौली का मैदान है, ये बनास बेसिन का भाग है। बनास बेसिन में एक है आपका पीड़ मार्ट का मैदान, ये भी बहुत पूछा जाता है, पीड़ मार्ट का मैदान किसका भाग है? पीड़ मार्ट का मैदान ये भी किसका भाग है? ये भी आपके बनास बेसिन का भाग है। इसी के साथ साथ पीड़ मार्ट का मैदान भी इसका भाग है, मालपुरा करौली का मैदान भी इसका भाग है। खेरार क्षेत्र ये भी इसी में आता है, बनास बेसिन में आता है आपका खेरार क्षेत्र, ये भी बनास बेसिन का ही पार्ट है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी। राजस्थान के अरबुड़ा पर्वत के एक शिखर गुरु शिखर का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? अरबुड़ा यानी कि आबू पर्वत की, ये कह रहा है आबू जो है इसका सबसे ऊंचा जो शिखर है वहां पर, उसका नामकरण किसके नाम पर हुआ है? चंद्रदेव के नाम पर, ऋषि दुर्वासा के नाम पर, दत्तात्रेय के नाम पर, अनुसुईया के नाम पर, किसके नाम पर किया गया है? मैंने आपको बताया हुआ है कि उसके ऊपर एक मंदिर बना हुआ है, और वो जो मंदिर है राजस्थान का सबसे ऊंचा मंदिर है, उसी के नाम पर जो है यहां गुरु दत्तात्रेय का मंदिर बना हुआ है। कौन सा है? गुरु दत्तात्रेय मंदिर। और ये जो गुरु दत्तात्रेय मंदिर है साथियों, इसी मंदिर के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा मंदिर है, राजस्थान का सबसे ऊंचा मंदिर है, क्योंकि इससे ऊंचा राजस्थान में कोई स्थान है ही नहीं, इससे ऊंचा राजस्थान में कोई स्थान है ही नहीं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा आपका यहां पर। अगला क्वेश्चन क्या है? क्या है? जयपुर चित्रकला शैली है ना, जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल को किस शासक के काल को माना जाता है? मतलब जयपुर जिले की जो या जयपुर रियासत की चित्रकला शैली थी, उसका स्वर्णकाल कौन से शासक के शासनकाल को माना जाता है? सुपर डुपर सेशन गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो जल्दी से बेटा, ये माना जाता है सवाई प्रताप सिंह के काल को। किसके? सवाई प्रताप सिंह के काल को। और सवाई प्रताप सिंह किस नाम से रचना करते थे? ब्रजनिधि के नाम से। किस नाम से? ब्रजनिधि के नाम से रचना कौन करते थे? तो ब्रजनिधि के नाम से रचना जो करते थे वो करते थे सवाई प्रताप सिंह। तो एकदम सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। अगला है मोर ध्वज एवं निहाल चंद किस चित्रकला शैली से संबंधित थे? मोर ध्वज और निहाल चंद का संबंध कौन सी चित्रकला शैली से है? जोधपुर शैली, चावंड शैली, किशनगढ़ शैली, जयपुर शैली। मोर ध्वज एवं निहाल चंद किस चित्रकला शैली से संबंधित है? जोधपुर शैली, चावंड शैली, किशनगढ़ शैली, जयपुर शैली। फटाफट से आंसर आना चाहिए जल्दी से। चलो देखिए जल्दी फटाफट से, बहुत अच्छे, शाबाश, एकदम परफेक्ट आंसर आ रहा है सभी साथियों का यहां पर। और सही आंसर जो आपका होगा वो क्या होगा साथियों? ये किशनगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित था। और इसने जो प्रसिद्ध चित्र बनाया कौन सा था? वो बड़ी ठनी का चित्र था। बड़ी ठनी का जो चित्र था, इसको एरिक डिक्सन ने क्या कहा था? भारत की मोनालिसा। भारत की मोनालिसा किसे कहा जाता है? तो भारत की मोनालिसा कहा जाता है बड़ी ठनी को। कहने वाला कौन था? कहा किसने था? एरिक डिक्सन ने। एरिक डिक्सन जो है, इसके द्वारा इसको कहा गया भारत की मोनालिसा। ठीक है। अगला प्रश्न आपका क्या है? अटपटी पगड़ी चित्रकला किस शैली की संबंधित है? अटपटी पगड़ी कौन सी चित्रकला शैली की विशेषता है? मतलब कौन सी चित्रकला शैली के चित्रों में जो पगड़ी जो बनाई जाती है वो अटपटी बनाई जाती है? अटपटी पगड़ी बूंदी है, कोटा है, मेवाड़ है, आमेर है, कौन से क्षेत्र की ये विशेषता मानी जाती है? अटपटी पगड़ी। शाबाश मेवाड़, क्या बात है, गर्दा उड़ा दिया बढ़ते ही। चलो जल्दी जल्दी बराबर से। अटपटी पगड़ी की अगर हम बात करेंगे ना साथियों, तो अटपटी पगड़ी चित्रकला शैली की विशेषता है किसकी? मेवाड़ से ही होगा यहां पर आपका। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मेवाड़ एकदम राइट आंसर होगा। इसमें किसी प्रकार का कोई दोहराई नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा मेवाड़। जी हां, मेवाड़ बिल्कुल सही होगा।
अगला क्वेश्चन क्या होगा सर, बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है? मतलब अलवर चित्रकला शैली ये वही चित्रकला शैली है जिसमें गणिकाओं के चित्र बनाए गए हैं। इसके गणिकाओं के चित्र, गणिकाओं के चित्र कौन सी चित्रकला शैली में बनाए गए हैं? वो आपकी अलवर चित्रकला शैली में बनाए गए हैं। और ये मेरे साथियों याद रखना, नानक राम जो है इसका संबंध इससे नहीं है। नानक राम का संबंध अलवर चित्रकला शैली से नहीं है। और ये क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हो चुका है 2 बार, सेम टू सेम डबल बार आ चुका है ये क्वेश्चन, तो याद रख लेना। ऑप्शन भी नहीं चेंज हुए। सर क्लियर नहीं दिख रहा? बेटा मेरी तरफ से एकदम परफेक्टली दिख रहा है। अब आपको त्रुटि आ रही है, एक बार रिफ्रेश मारो अपने मोबाइल फोन को और उसकी जो वीडियो की क्वालिटी है उसको बढ़ा लो, है ना, वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लो, सही हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, राजस्थान के किस जिले में सागवान पाए जाते हैं? राज्य में सागवान जो पाए जाते हैं ना वो कौन से जिले में पाए जाते हैं भाई? सिरोही में, उदयपुर में, बांसवाड़ा में, बारां में। और मैंने आपको बताया कि कौन सा अभ्यारण्य सागवान के लिए प्रसिद्ध है। अब आपको बताना यह है कि कौन सा जिला सागवान के लिए फेमस है। तो सागवान के लिए आपका फेमस है बांसवाड़ा जिला, और बांसवाड़ा के साथ अगर डूंगरपुर भी आता तो गलत नहीं होता। राजस्थान के सागवान रोपण हेतु प्रयुक्त जिले जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं बांसवाड़ा एंड डूंगरपुर। अभ्यारण्य की जब बात आती है तो वो होता है सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य। कौन सा? सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य। निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है या प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी है? ये ब्राही है, अर्जुन है, ग्वारपाठा है, अश्वगंधा है। कौन सी औषधि है ये? कौन सी बताइए बराबर से, जल्दी। मेरे सामने वाले खेत में है सागवान। अच्छा देखो बेटा, ये होगा आपका अश्वगंधा। कौन सा होगा? अश्वगंधा, एकदम सही होगा। सहरिया लोगों का गांव क्या कहलाता है? सहरिया जनजाति जो है, सहरिया जनजाति के गांव को क्या कहते हैं? सहरोल, गांव, पाल, नगला। सहरिया जनजाति का जो गांव होता है उसको क्या कहा जाता है भाई? सहरिया जनजाति का गांव क्या कहलाता है? सहरोल। ठीक है, जल्दी जल्दी चलो बराबर से। सहरिया जनजाति का गांव, तो सहरिया जनजाति के गांव को क्या कहते हैं? सहरोल कहते हैं। सहरिया जनजाति के गांव को क्या कहते हैं? सहरोल कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, ग्रास्य जनजाति कहां निवास करती है? सबसे ज्यादा ग्रास्य जनजाति कहां निवास करती है? राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है ये। राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तीसरी सबसे बड़ी जनजाति, सबसे बड़ी जनजाति है ना, राज्य की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति ग्रासिया। और ये सबसे ज्यादा निवास करती है आपकी कहां पर? ये आपकी करती है यहां पर, मारवाड़ के दक्षिणी पूर्वी भाग सिरोही जिले में। मारवाड़ के दक्षिणी पूर्वी भाग सिरोही जिले में सबसे ज्यादा ये जनजाति आपको देखने को मिलेगी। एकदम सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल परफेक्ट होगा साथियों। 50 भी बैठे। अब यार देखो, मैं एक बार कह दिया कि लाइक और शेयर कर दो, अब आपका काम है ना, बार बार मैं बोलता रहूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। आप कैसे थे? हाँ, मैं क्या ही बोल सकता हूं। आप लोग, आपके काम है लाइक और शेयर करना, तो जिसको करना है कर दीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिए भाई एक बार फटाफट से। हाँ, कुछ बच्चों को सही नहीं लग रहा, वो करे कि सर लाइक भी बहुत कम है और बच्चे भी कम रह रहे हैं, तो एक बार शेयर कर दो। ठीक है, कर दो भाई। सहरिया जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं? हवलदार, कोतवाल, शेठ या मुखिया? सहरिया जनजाति जो बारां जिले में निवास करती है, इसका मुखिया क्या कहलाता है? ये कहलाता है कोतवाल। सहरिया जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं? कोतवाल। सहरिया जनजाति के गांव को क्या कहा था अभी आपने? शहरोल। क्या कहा था? शहरोल। लो देखो, मीणा जनजाति कितनी खापों में बटी हुई है? मीणा जनजाति कितनी खापों में बटी हुई है? वैसे तो मीणा जाति होती है 2, चौकीदार और जमींदार, लेकिन खापे कितनी होती है इनकी? 2 थोड़ी होती है, नहीं, 10, 13, 24, 32। कितनी खापों में बटी हुई है मीणा जनजाति? तो मीणा जनजाति बटी हुई है टोटल 24 खापों में। कितनी खापों में? मीणा जनजाति कितनी खापों में बटी हुई है छोरों? हाँ सर, आज तो मेरा, अच्छा चलो यहां 24 सही होगा। सहरिया गांव की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? देखो, सहरिया जनजाति का जो गांव होता है उसको तो कहते हैं सहरोल, सहरोल। लेकिन गांव की जो सबसे छोटी इकाई होती है जिसको हम कह देते हैं ढाणी, हम क्या कह देते हैं? राजस्थानी में कह देते हैं ढाणी। तो ये क्या कहते हैं? पाल, फला, गाम, नगला, ये क्या कहते हैं भाई?
सहरिया जनजाति की जो सबसे गांव की सबसे छोटी इकाई होती है उसको कहते हैं फला। सहरिया जनजाति की गांव की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे क्या कहा जाता है? हां, फला के नाम से उसको जानते हैं। इसको कहा जाता है साथियों फला। अगला प्रश्न आपका है, मानव शरीर पर चित्र गुदवाने की ज्यादातर प्रथा निम्न में से किस में पाई जाती है? मानव शरीर पर चित्र गुदवाना, गोदना गुदवाना जिसको कहते हैं। और चित्र गुदवाना आपने देखा होगा पहले, मतलब महिलाएं भी, काफी महिलाओं का आपके हाथ पे देखेंगे लिखा करके रखती, नाम लिखा करके रखती थी, फलाने की पत्नी फलानी, ऐसे कुछ लिखा के रखती है ना, वही तो होता है ना? बिल्कुल, उसी को गोदना गुदवाना कहते हैं। अब चित्र भी बनवा लो आप, नाम लिखवा लो, वो गोदना गुदवाना ही होगा। तो ये गोदना गुदवाना ज्यादातर होता है भीलों में। किसमें होता है? भील जनजाति में होता है। ये आदिवासियों में ज्यादातर ये होता है। गोदना गुदवाना किन में? भील जनजाति में ज्यादातर होता है। डामोर जनजाति अधिकांशतः कहां निवास करती है? डामोर जनजाति जो है साथियों, ये कहां पर निवास करती है ज्यादातर? डामोर जनजाति, इसमें पुरुष और महिला क्या करते हैं? पुरुष व महिला समान रूप से गहने पहनते हैं, गहने पहनते हैं, है ना? और ये सबसे ज्यादा पाई जाती है आपकी डूंगरपुर बांसवाड़ा में। डामोर जनजाति सबसे ज्यादा कहां पाई जाएगी? डूंगरपुर एंड बांसवाड़ा। बिल्कुल परफेक्ट सभी का, शाबाश। आगे देखो अगला प्रश्न, किस जनजाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय खेर के वृक्ष से कत्था तैयार करना है? वह कौन सी जनजाति है? आरएस सर का शेर, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। वह कौन सी जनजाति है जिसका मुख्य व्यवसाय खेर वृक्ष से कत्था निकालना है? बताओ। डामोर, कंजर, कथोड़ी, सांसी। कौन सी जनजाति है भाई वो? वह जनजाति जिनका मुख्य व्यवसाय खेर वृक्ष से कत्था निकालना है वो है कथोड़ी। कथोड़ी जनजाति सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? सर्वाधिक पाई जाती है उदयपुर में। सबसे ज्यादा कथोड़ी जनजाति कहां पाई जाती है? उदयपुर जिले में पाई जाती है। और इसमें क्या होता है? कथोड़ी जनजाति जो है इसमें पुरुष और महिला, पुरुष व महिला समान रूप से शराब का सेवन करते हैं, समान रूप से शराब का सेवन, है ना? शराब का सेवन करते हैं ये लोग, सेवन करते हैं। तो यहां सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कथोड़ी जनजाति। बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन सी। हाँ, ये दूध नहीं पीते भाई। चलो आगे देखो, सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? ग्रासिया स्त्री, सती स्त्री, वीरांगना स्त्री, भील स्त्री। सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है? ग्रासिया स्त्री से है, सती स्त्री से है, वीरांगना स्त्री से या भील स्त्री से है? सुबटिया लोकगीत किसका संबंध, किससे संबंधित है बताइए? सर मेरा हाथ टूट गया, आज अभी आई हूं हॉस्पिटल से, तो ध्यान रखो अपने आप का, है ना? चलो भाई, यहां सही आंसर क्या होगा? सुबटिया लोकगीत जो है, ये सुबटिया लोकगीत साथियों वीरांगना स्त्री नहीं होगा, भील स्त्री से होगा। भील स्त्री के द्वारा गाया जाता है सुबटिया लोकगीत। एकदम सही आंसर हो जाएगा आपका, सुबटिया लोकगीत ये भील स्त्री के द्वारा गाया जाने वाला गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंजर जनजाति की महिलाएं विदेशों में किस कला का प्रदर्शन करती आई है? लोक नृत्य का प्रदर्शन करती है, चित्रकला का प्रदर्शन करती है, मूर्तिकला का प्रदर्शन करती है, या फिर इनमें से कोई नहीं? यार कहने की क्या जरूरत पड़ती है, शेर के लिए तुम लोग जाकर के 60 पे बैठ जाते हो। आज तो यार मजा नहीं आया भाई, आज मजा नहीं आया। एक बार शेयर करो सारे के सारे मिलके सेशन को, जल्दी से शेयर करो एक बार फटाफट से। जितने भी साथी जुड़े हुए एक बार फटाफट से क्लास को लाइक करके जल्दी से अपने साथियों तक शेयर कर दो फटाफट से। सभी साथी जुड़ने चाहिए सेशन में और मजा आना चाहिए, लगना चाहिए कि हाँ सेशन चल रहा है। कर दो देखिए फटाफट से सारे के सारे शेयर। ओके, देखो यहां अगर हम बात करेंगे ना, राइट आंसर क्या होगा इसका? लोक नृत्यों की। किसकी? लोक नृत्य। एकदम सही आंसर होगा। राम राम जी, राम राम। आगे देखो, ट्राइबल अनुसंधान संस्थान कहां है? ट्राइबल अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? इसके नाम से इसका पता चल जाएगा कि ये कहां हो सकता है। भीलवाड़ा में है, उदयपुर में है, जयपुर में है या कोटा में है? जनजातियां ज्यादा कहां है भाई? उदयपुर। ओके सर, आज चलो जल्दी जल्दी फटाफट से। ओके, यहां से आंसर हो जाएगा उदयपुर।
ट्राइबल अनुसंधान संस्थान कहां है? उदयपुर में है। ट्राइबल अनुसंधान संस्थान कहां है? उदयपुर में है साथियों। सहरिया जनजाति पहाड़ों पर जो छोटी पहाड़ी नुमा घर बनाती है उसे क्या कहते हैं? सहरिया जनजाति के द्वारा पहाड़ों पर जो छोटे मचान नुमा घर बनाते हैं या पेड़ों पर जो मचान नुमा घर बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? गोपना कहते हैं, कोरुआ कहते हैं, टापरा कहते हैं, उपरोक्त सभी कहते हैं। बताओ क्या कहते हैं? जल्दी से जल्दी। एकदम सही, बिल्कुल परफेक्ट। ये सारे के सारे उसके नाम है। तो गोपना, कोरुआ, टापरा, ये सारे ही उसके नाम होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से उत्सव का आयोजन बूंदी में होता है? वह कौन सा उत्सव है जिसका आयोजन बूंदी में किया जाता है? ग्रीष्म उत्सव का, बेलून उत्सव का, कजली उत्सव का, गणगौर का? बताओ कौन सा उत्सव मनाया जाता है इनमें से बूंदी में? बूंदी में कौन सा उत्सव मनाते हैं? कजली तीज। कजली तीज उत्सव कहां मनाया जाता है? सातोड़ी तीज। अच्छा, कजली तीज कहां पर? बूंदी में। नेक्स्ट, पृथ्वीराज चौहान की 12 खंभों की छतरी निम्न में से किस किले में स्थित है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है इसकी 12 खंभों की छतरी बनी हुई है। ये 12 खंभों की छतरी है कहां पर? कुंभलगढ़ दुर्ग में है, मेहरानगढ़ के दुर्ग में है, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में है या गोगुंदा में है? बताइए कहां पर है 12 खंभों की छतरी? तो पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी आपकी कुंभलगढ़ के दुर्ग में है। कहां पर है? कुंभलगढ़ के दुर्ग में बनी हुई है। इसी पृथ्वीराज सिसोदिया को कहते हैं उड़ना राजकुमार। क्या कहते हैं? उड़ना राजकुमार भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, वर्ष 1953 में एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना कहां स्थापित किया गया था? और जिसका नाम था जयपुर उद्योग। जयपुर उद्योग नाम से सबसे बड़ा कारखाना एशिया का 1953 में कहां स्थापित हुआ था? सवाई माधोपुर में। और यहां सीमेंट बनती थी किस नाम से? त्रिभुवनम छाप। किस नाम से? त्रिभुवनम छाप नाम से सीमेंट बनाई जाती थी। त्रिभुवनम छाप नाम से सीमेंट बनाई जाती थी साथियों। नेक्स्ट, लप्पा, लप्पी, किरण और गोखरू क्या है? लप्पा है, लप्पी है, किरण है, गोखरू है। ये क्या है? राजस्थानी फिल्म सासुमा में किरदार, गोटा की विभिन्न किस्में, शेरवानी के नाम, अधिक उपज देने वाले कीट की किस्में। बताइए क्या है? जल्दी क्या है ये? ओके, हाँ, तो यहां से आंसर क्या होगा आपका? ये गोटे के प्रकार हैं। और गोटे के लिए कौन प्रसिद्ध है? खंडेला। खंडेला सीकर किसके लिए प्रसिद्ध है? खंडेला सीकर, बिनाई अजमेर। बिनाई अजमेर दोनों ही किसके लिए प्रसिद्ध है? खंडेला और बिनाई दोनों ही गोटे के लिए फेमस है। दोनों ही गोटे के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका आपके सामने, फटाफट से चलो, जल्दी से जल्दी चलेंगे। चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं? जल्दी जल्दी, चिड़ावा का गांधी किसे कहते हैं? चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है भाई? तो चिड़ावा का जो गांधी कहते हैं, ये कहते हैं मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। किसको? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता जो है इसको कहा जाता है चिड़ावा का गांधी। एकदम सही आंसर होगा। चिड़ावा का गांधी कौन है? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। अगला प्रश्न देखिएगा, सुनारी सभ्यता के अवशेष राजस्थान के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? सुनारी सभ्यता के अवशेष कौन से जिले से प्राप्त हुए हैं? कांतली नदी पर प्राप्त हुए हैं। कौन सी सभ्यता से? नदी तो कौन सी होगी? कांतली। सभ्यता जिला कौन सा होगा? झुंझुनू। झुंझुनू जिले से प्राप्त हुए हैं। कौन से जिले से प्राप्त हुए हैं? झुंझुनू जिले से प्राप्त हुए हैं। बिल्कुल सही आंसर होगा झुंझुनू। एकदम राइट आंसर हो जाएगा झुंझुनू मेरे साथियों, बिल्कुल परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? देवनारायण जी के भोपे, पाबूजी के भोपे, ग्रासिया जाति, भील जाति। जंतर वाद्य यंत्र के साथ एक लोक देवता की फड़के वाचन होता है। कौन से लोक देवता है वो लोक देवता है देवनारायण जी। देवनारायण जी की फड़का वाचन जंतर वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। ये एकदम सही है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। और अगला प्रश्न होगा, राणा प्रताप सागर जल विद्युत ग्रह कहां स्थापित है? राणा प्रताप सागर जल विद्युत ग्रह कहां है? ये कोटा में है, उदयपुर में है, रावतबाटा में है या प्रतापगढ़ में है? बताइए कहां है? जल्दी बताओ फटाफट से, चलो जल्दी जल्दी फटाफट से। ये राणा प्रताप सागर जल विद्युत ग्रह जो है ये रावतबाटा में है। और रावतबाटा आपका कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है। रावतबाटा कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है। अगला है, गिरी सुमेल का जो युद्ध है, शेरशाह सूरी का मुकाबला राव मालदेव के किन दो सेना नायकों से हुआ था? आला उदल, रणमल, रतिपाल, गोरा, बादल, जेता, कुंपा। बताओ देखिए बराबर से। हाँ, आरसर का शेर। देखो यहां अगर मैं बात करूंगा ना, गिरी सुमेल का जो युद्ध हुआ था ये आपके इसमें रलमल राठौड़ के जो सेनापति थे, सॉरी राव मालदेव के सेनापति जो थे
वो थे जेता और कुंपा, और दोनों लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे इस युद्ध में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला है मेजा बांध किस नदी पर स्थित है, बताओ मेजा बांध कौन सी नदी पर, फटाफट बताओ जल्दी से। मेजा बांध कौन सी नदी पर है? अबे ये तो कई बार बता दिया मैंने आपको, मेजा बांध किस नदी पर है। भीलवाड़ा जिले को प्राचीन काल में पेयजल आपूर्ति होती है, कोठारी नदी पर बना हुआ है। मेजा बांध की उत्तरी पाल पर लगा बगीचा क्या कहलाता है? उत्तरी पाल पर लगा बगीचा, पाल पर लगा बगीचा जो है, लगा बगीचा, ये कहलाता है ग्रीन माउंट। क्या कहलाता है? ग्रीन माउंट कहलाता है, ग्रीन माउंट कहलाता है साथियों। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्या है? अर्धचंद्राकार बालू का स्तूपों को कहा जाता है, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप क्या कहलाते हैं बताइए? अर्धचंद्राकार बालू का स्तूपों को क्या कहा जाता है? तारा स्तूप, बरखान, अवरोधी बालू का स्तूप, सब्रकापिस बालू का स्तूप। तो जो अर्धचंद्राकार होते हैं ना, तो कहते हैं बरखान। सर्वाधिक विनाशकारी रेत के टीले होते हैं, स्थानांतरित रेत के टीले होते हैं, और सबसे ज्यादा विनाशकारी होते हैं, सबसे ज्यादा शेखावाटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। शेखावाटी में भी, चूरू में पाए जाते हैं, चूरू में भी भालेरी में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखो, आदिवासी महिलाओं द्वारा घुटनों तक पहने जाने वाला जो घाघरा होता है उसे क्या कहते हैं? नानड़ा, अंगोछा, कछावू, इनमें से कोई नहीं। क्या कहते हैं भाई? नानड़ा, अंगोछा, कछावू, या इनमें से कोई नहीं। क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है मेरे साथियों कच्छाबू। क्या कहते हैं? कच्छाबू कहते हैं। एकदम सही आंसर हो जाएगा आपका, कच्छाबू के नाम से इनको जानते हैं। बिल्कुल परफेक्ट होगा, कच्छाबू। और अगला प्रश्न होगा, वागड़ की मीरा, क्या वागड़ की मीरा किसे कहते हैं? गौरीबाई को कहते हैं, पन्ना धाई को कहते हैं, रानाबाई को कहते हैं, कर्मावती को कहते हैं। बताओ किसको कहते हैं? देखिए, वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? बताइए जल्दी से, किसे वागड़ की मीरा कहा जाता है? जल्दी से आंसर आना चाहिए फटाफट से सभी साथियों का, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट से आंसर देंगे सभी साथी। बेटा ये कहते हैं गौरीबाई को, किसको कहते हैं? गौरीबाई को कहा जाता है वागड़ की मीरा। और अगला प्रश्न क्या होगा आपका? आपके सामने, किस झील को डेबर झील भी कहते हैं? किसे डेबर झील भी कहा जाता है? किसे डेबर झील के नाम से भी जानते हैं? राजसमंद को, जयसमंद को, पिछोला को, फतेह सागर को। वह कौन सी झील है जिसको डेबर झील भी कहते हैं? आने दो भाई, आने दो, फटाफट से आने दो सारे के सारे। हाँ, इतना धीरे नहीं, सबका सटासट आंसर आना चाहिए। अगर हम बात करेंगे ना डेबर झील की, तो डेबर झील कहते हैं आपकी जयसमंद झील को। जयसमंद झील कहां है? उदयपुर जिले में है। जयसमंद झील कहां है? आपकी उदयपुर जिले में है। अगला प्रश्न आपका होगा, राजस्थान को नर्मदा नदी का कितना हिस्सा प्राप्त होता है? 0.90 मिलियन, सॉरी 1.90 मिलियन एकड़ फीट, 8.60 मिलियन एकड़ फीट, या 9.10 मिलियन एकड़ फीट, 0.50 मिलियन एकड़ फीट। कितना हिस्सा मिलता है राजस्थान को? नर्मदा नहर से राजस्थान का कितना हिस्सा प्राप्त होता है? राजस्थान को मिलता है 0.50 मिलियन एकड़ फीट। राजस्थान के दो जिले लाभान्वित है, जालोर और बाड़मेर। राजस्थान में लंबाई इसकी कितनी है? 74 किलोमीटर। कब आई थी सबसे पहले? 2008 में। अगला प्रश्न क्या होगा आपका? देखिएगा ये रहा, कवास बाड़मेर में बाढ़ का पानी किस नदी से निकाला गया था? रोहिली नदी, लूनी नदी, जवाई नदी, खासी नदी। कवास बाड़मेर में जब 2006 में बाढ़ आई थी, तो इस बाढ़ का पानी किसके माध्यम से निकाला था? एक कृत्रिम नदी बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? एक कृत्रिम नदी का निर्माण किया गया था, और इसका नाम है रोहिली नदी। क्या नाम है साथियों? रोहिली नदी के द्वारा निकाला गया था। एकदम सही आंसर हो जाएगा, रोहिली नदी। चलिए बहुत अच्छे, शाबाश। अगला प्रश्न क्या है आपका? देखिएगा आपके सामने ये रहा अगला प्रश्न, मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा बांध कहलाता है? किस बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है? फौज सागर, जवाई सागर बांध, नारायण सागर बांध, ईशरदा बांध। किसको कहते हैं बताइए? मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? फौज सागर, जवाई सागर, नारायण सागर, ईशरदा बांध। किसको कहते हैं भाई? मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? तो मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं जवाई बांध को। और ये राजस्थान का सबसे महंगा बांध भी है। राजस्थान का सबसे महंगा बांध भी कौन सा है? तो सबसे महंगा बांध भी आपका जवाई बांध है। राज्य का सबसे महंगा बांध भी कौन सा है? जवाई बांध राजस्थान का सबसे महंगा बांध भी है। अगला क्वेश्चन क्या होगा? देखिएगा, राजस्थान में स्थित त्रिवेणी संगम के बारे में कौन सा विकल्प असत्य है? मतलब इनमें से कौन सा स्थान ऐसा है जहां पर त्रिवेणी संगम नहीं होता?
चलो जल्दी जल्दी फटाफट से। त्रिवेणी संगम देखो वेणेश्वर धाम में होता है, रामेश्वर घाट पर होता है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में होता है, सांबर झील यहां नहीं होता। सांबर में त्रिवेणी संगम होता है क्या? नहीं होता है। सांबर में कोई त्रिवेणी संगम होता है क्या? नहीं। तो गलत कौन सा हो गया इसमें? असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? सांबर। अरे लाइक करो ना, थारा पैसा लागे कि लाइक करने में? अरे लाइक करवा में पैसा लगता है कि तेरे? तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो, बिना कहे कर दिया करो। कुछ बच्चे हैं जो बिना कहे कर देते हैं, आप भी कर दिया करो यार। लाइक और शेयर का कोई पैसा नहीं लगता है। एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ द राजस्थान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ द राजस्थान, जिसका दूसरा नाम था सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इस पुस्तक के लेखक कौन थे? कर्नल जेम्स टोड, जॉर्ज थॉमस, विलियम फ्रैंकलिन, पृथ्वीराज राठौर। कौन लेखक था बताइए इसका? जल्दी से देखिए। चलो जल्दी से फटाफट से देखो, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ द राजस्थान नामक पुस्तक की अगर हम बात करेंगे तो साथियों ये पुस्तक कर्नल जेम्स टोड ने लिखी थी। कब लिखी थी? 1829 में। और इसी पुस्तक में इसको नाम दिया गया राजपूताना। राजपूताना को नाम क्या दिया गया? राजस्थान, राजस्थान, रजवाड़ा। बिल्कुल, राजपूताना किसने नाम दिया था? जॉर्ज थॉमस ने। द मिलिट्री मेमोरियल ऑफ जॉर्ज थॉमस किसने लिखी थी? विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी थी। और नाम देने वाला कौन था? जॉर्ज थॉमस था। निम्न में से कौन सा नृत्य भील जनजाति के द्वारा नहीं किया जाता? वह कौन सा नृत्य है जो भील जनजाति के द्वारा नहीं किया जाता? लूर, गेर, गौरी, राय, इनमें से कोई एक नृत्य है जो भील जनजाति के द्वारा नहीं होता। कौन सा है भाई? आयु, संजीत, एसपी, मिस्टर सुनील। चलो देखिए फटाफट फटाफट से भाई। देखो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? भील जनजाति के द्वारा नहीं किया जाता लूर ना, ये ग्रासिया का है, ये ग्रासिया जनजाति का है। ग्रासिया जनजाति का नृत्य है आपका, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? पार्वती नदी चंबल में कहां मिलती है? इसका आंसर आप सभी साथी वीडियो के कमेंट में देंगे। और जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं 7:45 बजे, मतलब 8:45 पर, इसका मतलब 9:45 बजे ना। हाँ 8:45 पर हम लोग मिलने वाले हैं पशुपालन की क्लास में। तब तक मैं लेना चाहूंगा आपसे विदा। जो साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं क्लास को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को अपने साथियों के साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं 8:45 पर, तब तक के लिए आप सभी साथियों को नमस्कार। तो जाओ क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करो। तब तक के लिए आप सभी साथियों को नमस्कार, राम राम साहब, धन्यवाद।